गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमें संसद क्यों चाहिए के बारे में पढ़ेंगे। संसद का मतलब समझ लेते हैं पहले। हमारी संसद देश के नागरिकों को देश के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार के असंवैधानिक कार्यों पर अंकुश रखने में मदद करती है। संसद के क्या क्या कार्य हैं? पहला तो निर्णय लेना देश के लिए, दूसरा सरकार पर अंकुश रखना अगर वो कोई असंवैधानिक कार्य करती है, यानी कि संविधान के अनुसार कोई कार्य ना करे तो उस पर अंकुश लगा सकते हैं, यानी कि उसको रोक सकते हैं सरकार को। ठीक है, तो संसद के दो कार्य हो गए, पहला तो देश के लिए निर्णय लेना, दूसरा सरकार पर रोक लगाना अगर वो कोई असंवैधानिक कार्य करती है तो। इसी आधार पर संसद को भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। तो हमारी संसद कैसी दिखती है? ऐसी। ये दिल्ली के अंदर इस तरीके से हमारी संसद की बिल्डिंग बनी हुई है, इसके अंदर संसद बैठती है। अब संसद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जनता के फैसलों का सम्मान होना चाहिए। संसद, इसके बारे में आगे पढ़ते पहले। भारत की आज़ादी से पहले अंग्रेजी शासनकाल में लोग सरकार के बहुत सारे फैसलों की आलोचना भी नहीं कर सकते थे। ऐसा करने में उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। लेकिन देश की आज़ादी के बाद लोग सरकार के फैसलों में चुनाव के माध्यम से अपनी बातें सरकार तक पहुंचा पाने में सफल होने लगे। साथ ही सरकार भी अब उनकी ज़रूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील रहने लगी। आज़ादी से पहले क्या था? अंग्रेज़ों का शासन था, और अंग्रेज किसकी मानते थे? इंग्लैंड की सरकार की, ब्रिटिश सरकार की मानते थे वो, और वहाँ से जो आदेश आता था उसका वो पालन करते थे। यहाँ पर लोगों को क्या समस्या हो रही है उसके बारे में उनको कोई लेना देना नहीं था। पहली बात तो भारतीय लोगों को ब्रिटेन के शासन और उधर के जो संसद व्यवस्था थी उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था। फिर 1885 के अंदर A.O. ह्यूम, उन्होंने भारतीय लोगों को ये सिखाया कि किस तरीके से अपनी बात जो है वो संवैधानिक तरीके से आप अगर ब्रिटिश सरकार के सामने रखोगे तो आपकी बात सुनी भी जाएगी और मानी भी जाएगी। तो उसके लिए उन्होंने कांग्रेस की स्थापना करवाई। कांग्रेस 1885 में। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। तब कांग्रेस के माध्यम से जो हमारे प्रतिनिधि थे, जैसे मोतीलाल नेहरू जी और गोपाल कृष्ण गोखले और भी बहुत सारे लोग थे जो कि मध्यम वर्ग से आते थे, और साथ में बुद्धिजीवी लोग थे जो ज़्यादा पढ़े लिखे थे उस टाइम पे भारत में। उन्होंने हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया और फिर उन्होंने हमारी समस्याएं अंग्रेज़ों के सामने रखी, लेकिन अंग्रेज़ तब भी नहीं सुनते थे। तो जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। तब हमारे जो जनता के प्रतिनिधि थे उन्होंने हमारी बातों को, हमारी मांगों को सुनना शुरू किया, और उनकी साथ ही सरकार भी अब इनकी ज़रूरतों, यानी कि हमारी ज़रूरतों और मांगों के प्रति काफ़ी संवेदनशील रहने लगी, यानी कि हमारी बातों को मानने लगी और हमारी बातों के प्रति सजग रहने लगी कि हम क्या चाहते हैं। जनता और उनके प्रतिनिधि। देश के नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। नागरिक संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि का एक समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के समूह को संसद कहा जाता है। यह संसद सरकार पर नियंत्रण रखती है और उसका मार्गदर्शन करती है। इस तरह प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता सरकार बनाती है और उस पर नियंत्रण रखती है। तो इसके अंदर क्या समझाया हुआ है कि देश के नागरिक बहुत महत्वपूर्ण है, और नागरिक जो है वो संसद के लिए के अंदर क्या होता है, हर 5 साल में आप लोग चुनाव देखते होंगे। तो हर 5 साल में जो चुनाव होते हैं उसके अंदर हम अपने एरिया के जो प्रतिनिधि होता है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, MLA को मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, ये स्टेट के चुनाव होते हैं। लेकिन जो पार्लियामेंट होता है वो पूरी हमारे भारत के अंदर पूरी पार्लियामेंट जो है वो एक ही जगह है, वो है दिल्ली के अंदर। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो चुनाव होते हैं वो हर 5 साल में एक बार होते हैं, यानी कि केंद्रीय सरकार के चुनाव होते हैं ये। ठीक है, तो हम जो पार्लियामेंट है कहाँ है? वो दिल्ली के अंदर, भारत में। तो दिल्ली के अंदर जो चुनाव मेन होते हैं, लोकसभा चुनाव जिसे बोलते हैं, उसके अंदर हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं, यानी कि MP।
MP को चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो भारत में दिल्ली के अंदर जो है लोकसभा के अंदर वो 7 सीट्स रिजर्व्ड है। ठीक है, दिल्ली के अंदर कितनी लोकसभा सीटें हैं? 7 लोकसभा सीटें। तो उनके लिए जब चुनाव होता है तो आप अपने एरिया के जो भी प्रतिनिधि होता है उनको वोट करके जिताकर आप संसद में भेजते हो। वही फिर आगे चल के संसद के अंदर हमारी समस्याओं को सरकार के सामने रखते हैं और फिर उनके लिए बिल पास करवाते हैं। और फिर जब बिल पास होता है या जो कानून बनता है फिर उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ काम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ही भेजे हुए प्रतिनिधि सरकार के सामने हमारी मांगों को रखते हैं और अपनी मांगों को मनवाते हैं। ठीक है, तो ये संसद में होता है सब कुछ। अगर हमारी मांगों को ना माना जाए या हमारा प्रतिनिधि जो भेजा हुआ है वो हमारी मांगों को आगे ना रखे संसद के अंदर, तो अगर जनता खुश नहीं है अपने प्रतिनिधि से तो अगले 5वें साल जो चुनाव होगा उसके अंदर जनता किसी और पार्टी के किसी और मेंबर को चुनाव में जिता सकती है, जिसके कारण इसके अंदर अंतिम फैसला किसका होगा? जनता का। तो इस तरीके से कहा जाता है कि नागरिक संसद में अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि समूह का एक समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधि समूह को संसद कहा जाता है। यानी कि जनता के द्वारा जितने भी लोग लोकसभा में भेजे जाते हैं वो सब क्या बनाते हैं? संसद बनाते हैं उनका समूह। ठीक है, यानी कि जो चुनावों में जीत कर जाते हैं जो लोग, वो संसद बनाते हैं। यह संसद सरकार पर नियंत्रण रखती है और उसका मार्गदर्शन करती है। इस तरह से प्रतिनिधि जनता के माध्यम से सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, तो हमारे ही भेजे हुए प्रतिनिधि जो हैं वो सरकार बनाते हैं और सरकार पर नियंत्रण रखते हैं। अब भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्माण करने वाली संस्था है। कौन है? संसद। तो यहाँ पर हमारे देश के लिए कानून कौन बनाता है? भारत के लिए कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है। तो संसद के 3 पार्ट है मेन, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इन तीनों से मिलकर क्या बनती है? हमारी देश की संसद, जो क्या बनाती है? कानून बनाती है भारत के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। संसद में ये 3 पार्ट तो आप रट लो, ये आपके 12वीं तक यूज़ होंगे। मतलब आपको 12वीं तक ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी बार बार कैसे ना कैसे, कि संसद का पार्ट क्या होता है। MCQs में पूछा जाएगा, जैसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे इस तरीके से, और भी बहुत तरीके से पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आता ही आता है हर बार, और ये 12वीं क्लास तक चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे राष्ट्रपति जी के बारे में जान लेते हैं। इस वक्त हमारे जो भारत के राष्ट्रपति जी है वो कौन है? तो इस वक्त हमारे भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो कौन है? श्री रामनाथ कोविंद जी। श्री रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, और सेकंड यहाँ पे हमारा जो संसद का पार्ट है वो है राज्यसभा और फिर लोकसभा। राज्यसभा में जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति सबसे ऊपर होते हैं और फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति जी की पोस्ट आती है, जो कि राज्यसभा में अध्यक्ष का काम करते हैं, यानी कि सभापति का काम करते हैं। और ऐसे ही लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं। तो मैं दोनों की फ़ोटो दिखा रही हूँ आपको। ये हैं हमारे उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी। श्री वेंकैया नायडू जी। ठीक है, ये हमारी राज्यसभा के सभापति हैं। क्या हैं? सभापति। ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट है ये है श्री ओम बिरला। ओम बिरला ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं। लोकसभा के अध्यक्ष इस वक्त लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? श्री ओम बिरला जी। ठीक है, तो इस तरीके से ये बातें सब आपको पता होनी चाहिए। राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं और लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, जैसे कि हमने ओम बिरला जी को देखा। ठीक है, अब
ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए थे संसद के बारे में। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद के विषय में आप क्या जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखोगे ये वाली लाइनें 2, फिर इसके अंदर एक और चीज़ आपको ऐड करनी है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ मैं। सबसे पहले तो आप यही दोनों लाइनें लिखोगे, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये वाली ऐड कर लेना, जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के समूह को संसद कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ से लेकर एक मिनट, इतना इतना, ये पूरी लाइन यहाँ से जाएगी यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये यहाँ तक, ठीक है। तो ये फर्स्ट का आंसर है सारा। पहले ये दोनों लाइनें लिखोगे, फिर ये दोनों लाइनें लिखोगे, तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा पूरा का पूरा। नेक्स्ट है, सरकार के फैसलों में जनता कैसे भागीदारी निभा सकती है। तो यहाँ पर भी सेम ही आंसर होगा, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, ठीक है। ये दूसरे का आंसर है। जनता के द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के समूह को संसद कहा जाता है। यह संसद सरकार पर नियंत्रण रखती है और उसका मार्गदर्शन करती है। इस तरीके से प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता सरकार बनाती भी है और उस पर नियंत्रण रखती है, ठीक है। तो जनता ही सरकार बनाती है और जनता ही सरकार गिराती है। समझ में आई। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3, क्या जनता सरकारी फैसलों की आलोचना कर सकती है। तो इसका आंसर इसमें कहीं नहीं दे रखा, वो अलग से लिखा है मैंने, वो मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय संविधान में हमें राइट टू स्पीच का अधिकार दिया जाता है, जिसके अनुसार भारत के किसी भी नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार प्राप्त है, परंतु उचित शब्दों के साथ, जिसके अंतर्गत एक व्यक्ति सरकार की आलोचना उचित शब्दों के साथ कर सकता है। यानी कि जो हमारे संविधान का आर्टिकल 19 है, उसके तहत हमें ये राइट टू स्पीच दे रखा है, यानी कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, परंतु हमें अपशब्द नहीं बोलने, ठीक है। हम अपनी बात को आगे रख सकते हैं, दुनिया के आगे रख सकते हैं, जनता के आगे रख सकते हैं और सरकार के आगे भी रख सकते हैं, परंतु हमें अपशब्द नहीं बोलने, ना तो किसी को गाली निकालनी है, ना ही किसी के बारे में ऐसा कुछ झूठ बोलना है जो किसी को नुकसान कर दे, ठीक है। तो हमें उचित शब्दों के साथ और उचित फैक्ट्स के साथ, फैक्ट्स मतलब उचित सबूतों के साथ अपनी बात को आगे रखना चाहिए। और यही जो अनुच्छेद 19 हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है। तो अगर हमें सरकार की आलोचना करनी है तो हम उचित शब्दों के साथ कर सकते हैं कि सरकार ने ये काम गलत किया है, और हम सजेशंस भी दे सकते हैं कि सरकार को ये काम करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, संसद किस प्रकार आम जनता की आवाज़ होती है। तो इसके अंदर आपको आंसर थोड़ा बड़ा लिखना होगा, ये दोनों के दोनों आपको लिखने होंगे, ठीक है। यहाँ से आंसर स्टार्ट कर देना। जनता के फैसलों का सम्मान होना चाहिए, अर्थात भारत की आज़ादी से पहले, आप पहले आज़ादी से पहले बताओगे कि जनता अपनी डिमांड नहीं रख पाती थी, लेकिन आज़ादी के बाद अब रखने लग गई, और जो हमारे प्रतिनिधि थे वो भी संवेदनशील हो गए। प्लस फिर उसके बाद ये वाला भी लिखोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जनता और उनके प्रतिनिधि जो हैं वो देश के नागरिक ही सबसे उनके लिए महत्वपूर्ण है, और नागरिक संसद के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि एक समूह जो है वो सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के समूह को संसद कहा जाता है। यह संसद सरकार पर नियंत्रण रखती है और उसके मार्गदर्शन करती है। इस तरीके से प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता ही सरकार बनाती है और उस पर नियंत्रण रखती है। तो इस तरीके से हमारा आंसर पूरा कवर अप हो जाता है कि हमारी जो जनता है वही सर्वे सर्वा है, वही जो है कानून कानून बनाने के लिए प्रतिनिधियों को आगे भेजती है, जो उनकी डिमांड भी रखती हैं, ठीक है, और उनकी बातों को सरकार के समक्ष रखती हैं। तो हमारी जनता की आवाज़ कौन है? संसद के प्रतिनिधि, जिनको हम चुनकर भेजते हैं। तो ये दोनों ही पॉइंट्स आपको इस तरीके से लिखने होंगे। पहला ये वाला लिख लेना, दूसरा ये वाला लिख लेना। भारतीय संसद देश के सर्वोच्च कानून का निर्माण करती है। तो ये तो रहने दो, इसको बस यही दोनों लिखने हैं, ठीक है, फोर्थ वाले में।
तो प्रतिनिधियों के माध्यम से हमारी आवाज़ पहुंचती है, आम जनता की आवाज़ जो है वो संसद तक पहुंचती है हमारी प्रतिनिधियों के द्वारा। तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू भाई।